करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बिल्डिंग साइंस के ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया था, उसमें से पेपर में पूछा गया और बहुत सारे बच्चों का बहुत ही अच्छा पेपर हुआ। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आज आपके सामने अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग इसमें टोटल 9 टॉपिक्स हैं। जो पहला टॉपिक है वो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंड मोशन, मतलब कि किस तरीके से जो अर्थ है या ग्राउंड है वो किस तरीके से मूव करता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि भूकंप की आने की वजह से धरती या भू में क्रैक्स आ जाते हैं, ऐसे लगता है कि धरती कहीं फट गई हो, ऐसा कुछ। तो उसी से रिलेटेड इस टॉपिक में बताया गया है, जैसे कि ग्राउंड रैप्चर क्या होता है एंड ग्राउंड फेलियर क्या होता है। ग्राउंड रैप्चर और ग्राउंड फेलियर, ये दोनों टॉपिक आपके पूरे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो ग्राउंड रैप्चर और ग्राउंड फेलियर के बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं बता रहा होता हूँ तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग फिगर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। अगर आप 2 पेज लिख रहे हो तो 2 पेज लिखने से अच्छा है कि आप आधा पेज लिखो और एक दूसरे पेज में आप उसको अच्छे से फिगर के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से अच्छे से उसको डिटेल आउट कर दो। तो उससे क्या होता है, जो भी वहाँ पे एग्ज़ामिनर होता है उस पे आपकी कॉपी का अच्छा इम्पैक्ट बढ़ता है। तो बिना सोचे समझे वो अच्छे मार्क आपको दे देता है। ठीक है, तो आप लोगों को फिगर ज़रूर बनाना है। ग्राउंड रैप्चर या फिर ग्राउंड फेलियर आ जाए तो उसको फिगर के माध्यम से समझाना है। ठीक है, उसके बाद लिक्विफिकेशन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। लैंडस्लाइड्स क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो 3 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक जो है वो आपसे पूछ लेता है। ओके, किसके बारे में पूछता है? शॉर्ट नोट्स के बारे में, 2-2 नंबर के बारे में पूछ लेता है। ओके, उसके बाद ग्राउंड मोशन, ग्राउंड मोशन में फायर और सुनामी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद दूसरा टॉपिक है इंजीनियरिंग सेस्मोलॉजी। अब इंजीनियरिंग सेस्मोलॉजी क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे पढ़ाने बैठूँ तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा और तैयारी हो नहीं पाएगी आपकी। तो मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैं उन्हीं को कवर कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग सेस्मोलॉजी से आपसे 5 नंबर में भी और 10 नंबर में भी क्वेश्चंस आते हैं। सेस्मोलॉजी से पूछ लेता है कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बताओ, वो भी बिना फिगर के इम्पोर्टेंट, मतलब आप समझा ही नहीं पाओगे। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा और प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वेव जनरेटेड बाय ग्राउंड मोशन एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें आपके बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये कभी कभी पूछ लेता है। ओके, उसके बाद टेन्यूएशन ऑफ वेव्स, ये भी इम्पोर्टेंट ही है लेकिन देख लीजिएगा आप। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक क्या है?
जो अर्थक्वेक है वो ग्लोबल लेवल पे भी इसको डिज़ाइन किया गया है, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इंडियन लेवल पे भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अगर देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में आपको अर्थक्वेक के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ओके। और इंडियन में भी आपके जोन्स बने हुए हैं, 3 से 4 या 5 जोन हैं अर्थक्वेक जोन, उनको अर्थक्वेक जोन में डिवाइड किया गया है। उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इंडिया को अर्थक्वेक कितने जोन में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जरूर जाता है। और मेज़रमेंट ऑफ अर्थक्वेक, मेज़रमेंट अर्थक्वेक का कैसे करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक्स, जो मैंने आप लोगों को ये इंजीनियरिंग सेस्मोलॉजी है, ये 10 से 15 नंबर की 101% आपसे आएगी, देख लीजिएगा। बॉडी वेव्स पूछ लेगा, या फिर सरफेस वेव्स पूछ लेगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक पूछ लेगा, या फिर मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक पूछ लेगा, या फिर इसके अंतर्गत आने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ लेगा। व्हाट इज़ अ सेस्मोग्राफ, व्हाट इज़ अ एक्सेलेरोग्राफ, समझ गए, इसके बारे में पूछ लेगा कि ये है क्या। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वेरियस स्केल ऑफ मैग्नीट्यूड इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वेरियस स्केल ऑफ इंटेंसिटी, हाँ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप भी पढ़ लीजिएगा, मतलब छोड़िएगा मत। जिस पे मैंने जोर दिया है, जिसको मैंने इम्पॉर्टेंट बोला है, वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेसिक टर्म्स, अब इसमें कुछ 5 से 6 चीज़ें दे के रखी हैं। फॉल्ट लाइन क्या है, फोकस क्या है, एपिसेंटर क्या है, एपिसेंटर डिस्टेंस क्या है, फोकल डेप्थ क्या है, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन क्या है, सेस्मिक जोनिंग और माइक्रो जोनिंग। आप देख लीजिएगा, ये मैंने 7-5 टॉपिक कवर करे हैं, इसमें से एक शॉर्ट्स नोट्स के लिए ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, तो इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप फिगर आउट करना बिल्कुल ना भूलें, फिगर आउट जरूर करके आएँ, अच्छे से पढ़ के जाएँ। फिगर आउट मुझे नहीं लगता कि अगर आपको थ्योरी याद करने से अच्छा है आप फिगर अच्छे से याद कर लो, समझ गए। उसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा है बिहेवियर ऑफ बिल्डिंग्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग्स का बिहेवियर क्या होता है, ओके। ये भी एक तो हो गया, ये दूसरी यूनिट, और उसके बाद तीसरी यूनिट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ग्राउंड मोशन एंड अर्थक्वेक फोर्सेस इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सेटिंग ऑफ स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद टाइपोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। लोड बियरिंग मैसनरी वॉल्स, ब्रिक मैसनरी, स्टोन मैसनरी, मड। उसके बाद आ जाएगी रेनफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग, आरसी फ्रेम बिल्डिंग्स, आरसी शियर वॉल बिल्डिंग्स, डुअल सिस्टम बिल्डिंग और स्टील बिल्डिंग। ये जो मैंने आप 2 चीज़ें टाइपोलॉजी बताई हैं, एक लोड बियरिंग है, उसके बाद रेनफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग है, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से फेलियर होते हैं, ओके, अर्थक्वेक में। उसके बाद डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग एंड इट्स रिलेशन विद बिल्ट फॉर्म, सिमेट्री, रेगुलेटरी, स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, टाइम पीरियड, डैम्पिंग, डक्टिलिटी, मटेरियल एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर कोई बिल्डिंग सिमेट्री बनी है, उसके अंदर रेगुलेटरी फॉलो हो रही है, स्टिफनेस है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी है, अच्छी स्ट्रेंथ है, टाइम पीरियड भी ठीक ठाक है, डैम्पिंग, डक्टिलिटी, मटेरियल, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ठीक ठाक तरीके से अपनाया गया है, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग एंड इट्स रिलेशन विद द बिल्ट फॉर्म, समझ गए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा, लेकिन तब भी आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2 यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये तीसरी यूनिट है, इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत सारा इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप 2 यूनिट अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, जो वेरियस फॉर्म ऑफ बिल्डिंग जो हैं किस तरीके से अर्थक्वेक को बढ़ावा या फिर उसको हार्म करती हैं। कॉन्फ़िगरेशन, स्केल ऑफ बिल्डिंग, साइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, साइज इन वर्टिकल प्लेन, मतलब ये बिल्डिंग्स के बारे में है। अगर स्केल ऑफ बिल्डिंग ठीक, अगर स्केल पे चीज़ें बनाई गई हैं तो किस तरीके से उसका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस फॉर्म इन बिल्डिंग में क्या होगा। उसके बाद साइज इन वर्टिकल प्लान, अगर आपकी वर्टिकल ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है किस तरीके से, बिल्डिंग प्रपोर्शन कैसा है, सिमेट्री ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, रीइंट्रेंट कॉर्नर्स कैसे हैं। ये तो नहीं है कि दो बिल्डिंग पास पास में ही बिल्कुल खड़ी हैं, समझ गए, या फिर दूर हैं किस तरीके से। अगर भाई दो खंबे पास पास में खड़े दो मतलब खंबे खड़े कर दो और जब आपका भूकंप आएगा तो आपके सबसे पहले खंबे में क्या लड़ेगा, जो सबसे ऊपर वाले पॉइंट हैं वो लड़ेंगे, तो वो सबसे पहले डैमेज होंगे। तो हमारी अगर हाई राइज बिल्डिंग है, दो हाई राइज बिल्डिंग पास पास में बनी है, जब भूकंप आएगा तो सबसे पहले हम क्या होगा, जो हमारे पैरापेट्स होंगे या फिर ममटी होंगी, समझ गए, उस तरीके से। उसके बाद इर्रेगुलरिटीज़ इन बिल्डिंग्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, उसके बाद बिल्डिंग कॉर्नर्स, आउटवर्ड कॉर्नर्स, इनवर्ड कॉर्नर्स, और स्पेशल एस्पेक्ट्स, टर्जन, समझ गए, पाउंडिंग, स्टेयरकेसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। मतलब कि हमें अर्थक्वेक से बचने के लिए बिल्डिंग को किस तरीके से डिज़ाइन करा जाए ताकि हमारी बिल्डिंग अर्थक्वेक को झेल सके और उसमें कम से कम क्रैक्स आएँ या फिर कम से कम उसमें मतलब हानि हो या फिर कम हार्मफुल हो ऐसा कुछ। तो उसी के बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं, इसके बारे में प्लानिंग के बारे में, ठीक है, बिल्डिंग ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ बिल्डिंग के बारे में बताया गया है, इरेगुलरिटीज़ इन बिल्डिंग के बारे में बताया गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप लोगों को इसको आप अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे है आपका बिहेवियर ऑफ नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन द बिल्डिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक। जो आपके नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं वो अर्थक्वेक आने पर क्या उनका रिस्पांस होता है, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पूछ लेता है कभी कभी, आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वेरियस बिल्ट फॉर्म ड्यूरिंग अर्थक्वेक। मतलब कि सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि सॉइल की क्या कंडीशन होगी उस समय जब आपका मतलब जब भूकंप आए, तो उसके बारे में बताया गया है। 6 नंबर पे है फिलॉसफी ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग। फिलॉसफी क्या है, बहुत सारे आर्किटेक्ट, बहुत सारे इंजीनियर्स, फिलॉसफर ने अपनी फिलॉसफी दी है, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग की फ़िलॉसफी क्या है, किस तरीके से हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स कैसे बनाएं, उसके बारे में इसकी फ़िलॉसफी अलग से ही बताई गई है। बहुत सारे आर्किटेक्ट ने, बहुत सारे इंजीनियर्स ने इसके बारे में डिटेल आउट करके फ़िलॉसफी बताई है। ओके दोस्तों, 7वें नंबर पे है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस फीचर एंड यूज़ ऑफ IS 4326 फॉर मैसनरी बिल्डिंग्स।
अर्थक्वेक रेजिस्टेंस फीचर्स, मतलब कि फिलॉसफी हो गई। उसके बाद अर्थक्वेक रेजिस्टेंस फीचर्स इंपॉर्टेंट है, सातवां टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस फीचर्स क्या होने चाहिए। उसके बाद एक रूल है, एक IS कोड है, IS 4326 फॉर मैसनरी बिल्डिंग्स। जो IS कोड 4326 जो है फॉर मैसनरी बिल्डिंग्स के लिए, वो क्या है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पूछ ले कि IS 4326 फॉर मैसनरी बिल्डिंग्स क्या है, IS कोड क्या है, इसके बारे में व्याख्या करो या फिर इसके बारे में डिटेल्स बताओ, तो आपको पता होना चाहिए ये IS कोड है। ओके, बिना IS कोड के चीज़ें नियमतः नहीं करी जा सकती, समझ गए। अगर IS कोड है, अगर आप IS कोड के हिसाब से चीज़ें बना रहे हो, कर रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, समझ गए। मतलब रूल्स के हिसाब से चलना। IS कोड्स के बारे में, ये IS कोड होता क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, IS का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड। अब इंडियन स्टैंडर्ड मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना कि टीचर हमसे बताते हैं कि बेटा जाओ स्टैंडर्ड साइज़ लेके आओ। क्या साइज़ स्टैंडर्ड, तो हम लोग क्या करते हैं, IS कोड पढ़ते हैं। इसके लिए IS कोड के लिए अलग से ही एक बुक बनाई गई है। गूगल पे आप जाइएगा, IS कोड करके आप IS कोड 456 ऐसे कर 456 करके एक रूल बुक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसमें सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। या फिर आप गूगल पे जाइएगा, सिंपल सर्च करिएगा यूज़ ऑफ IS 4326 फॉर मैसनरी बिल्डिंग्स, आपको डिटेल आउट वो कर देगा। आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पता है आपको तो। उसके बाद 8वां टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ RC बिल्डिंग रेनफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग्स एज पर IS 13920। IS 4326 फॉर मैसनरी बिल्डिंग्स था, अब ये जो है RC बिल्डिंग्स के बारे में है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। 7वां इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 9 जो है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, आपने सबने पढ़ के रखा होगा। ओके, डिफिनीशन ऑफ डिज़ास्टर। एक है डिज़ास्टर जो है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड, जो मानव के द्वारा बनाया गया है। तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सिर्फ थ्योरिकल है। टाइप ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 9, जो मैंने 4 टॉपिक बताए हैं, आपको बहुत ही अच्छे से इनको पढ़ना है, वो भी फिगर आउट करने के साथ साथ। क्वेश्चन इस 2-4 यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, बाकी भी पढ़िएगा, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप नहीं पढ़िएगा, उनको भी आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको अर्थक्वेक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके। ओके, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में डिफिनीशन हो गई, इसके टाइप हो गए, और टाइप ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हाउ डिज़ास्टर फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। डिस्ट्रक्टिव पावर क्या है, कॉजेज एंड हज़ार्ड्स, मतलब डिज़ास्टर के कॉजेज़ क्या हैं और हज़ार्ड्स क्या हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से आप। उसके बाद केस स्टडी ऑफ सुनामी डिज़ास्टर, मतलब आपको डिज़ास्टर जो है, आपदा है, उसकी एक केस स्टडी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सुनामी के बारे में अगर एक बताया ना केस स्टडी ऑफ सुनामी डिज़ास्टर, कम से कम 2 केस स्टडी के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ सुनामी आई है,
ठीक है, कहाँ कहाँ सुनामी आई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेशनल पॉलिसी, कुछ नेशनल, अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट है तो इसके बारे में पॉलिसी तो 101% होनी चाहिए, होंगी भी। अब नेशनल पॉलिसी क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, और इसके ऑब्जेक्टिव और मेन फीचर क्या है, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी क्या है, NEP बोलते हैं ना, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नीड फॉर सेंट्रल इंटरवेंशन, स्टेट डिज़ास्टर अथॉरिटीज़ ड्यूटीज़ एंड पावर, नीड फॉर सेंट्रल इंटरवेंशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्टेट डिज़ास्टर अथॉरिटी SDA, ये आपकी हर एक स्टेट में अथॉरिटीज़ हैं, इनकी ड्यूटी के बारे में पढ़िएगा, इनके पावर्स के बारे में पढ़िएगा, ओके। और उसके बाद लास्ट में क्या है, केस स्टडी ऑफ वेरियस डिज़ास्टर इन द कंट्री। सुनामी तो एक आपदा थी ही, और बहुत सारी आपदाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आपदाएं हैं, कहीं पानी की आपदा है, कहीं पॉल्यूशन की आपदा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे, समझ गए, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की आपदाएं हैं, तो उनको भी केस स्टडी ऑफ वेरियस डिज़ास्टर इन द कंट्री, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि इनकी केस स्टडी मतलब प्राचीन में या फिर पास्ट में बीती हुई आपदाएं के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये कहना चाह रहा है मीनिंग। और उसके बाद क्या है, डिज़ास्टर इन द कंट्री, तो वही चीज़ आ गई। मीनिंग एंड बेनिफिट ऑफ वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, ये क्या है, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे बताने बैठूँगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ गए। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फैक्टर प्रमोटिंग वल्नरेबिलिटी रिडक्शन एंड मिटिगेशन, इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन एंड प्लान, ठीक है। एक एक करके टॉपिक आप पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा और फिगर आउट साथ में करिएगा। जब आप पढ़ने बैठो तो एक रफली फिगर बनाते चलो ताकि आपके माइंड में वो चीज़ बनी रहे। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस फीचर्स, बिहेवियर ऑफ नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन द बिल्डिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक, उसके बाद आपका आ जाएगा बिहेवियर ऑफ बिल्डिंग्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक, उसके बाद आपका आ जाएगा इंजीनियरिंग सेस्मोलॉजी, इम्पोर्टेंट है, ओके। बाकी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंड मोशन तो इम्पोर्टेंट है ही साथ में आपका, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं, जो बच्चे लास्ट तक बने रहें उनको तो बहुत अच्छी बात है, उनको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अगर उन्होंने वीडियो स्किप नहीं करा होगा। तो मैंने एक एक वर्ड जो बोला है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी, ओके। और ये जो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो इन टॉपिक्स से क्वेश्चन ज़रूर पुट होंगे, तो आपको अर्थक्वेक इंजीनियरिंग ज़रूर पता होना चाहिए, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, ओके, बाय बाय।